नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के रेडियो जयघोष में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन और कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल तब किया है, साधना की है और तब जाकर हासिल किया है वो मकाम जिस पर आज वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांतिका मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कांतिका, आपने कथक का सफ़र जो है वो 15 साल की तपस्या और 15 साल देना एक कला के लिए, इट्स लाइक आपने आधी ज़िंदगी अपनी जितनी जी है उसकी उससे ज़्यादा आपने इसमें जो है सर्व की है। तो बाकी और जो वक्त आपकी ज़िंदगी का बचा वो एजुकेशन के अलावा आपने किस चीज़ में लगाया? देखिए, मैं हूँ 13वीं पीढ़ी म्यूजिशियंस फैमिली की, बनारस घराने से, और दूसरी पीढ़ी हूँ लखनऊ घराने के कथक परिवार से। ओके। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। जो हम खानदानी लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं या उनके लिए कहा जाता है कि हम तो पेट से सीख के आते हैं, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और क्या होता है कि जब शिष्य नाचता है, गुरु का शिष्य नाचता है, तो लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हमें देखते हैं। जिस तरह हमें तौलते हैं कि वो तो शिष्य है लेकिन आप तो उस खून के हैं। करेक्ट। तो हमें comparison डबल होता है। मेहनत करनी पड़ती है कि 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए, 15 और 20 का फर्क होना चाहिए। जब हमारा 15-20 का फर्क होता है तभी हम पास कर पाते हैं उन कलाकारों के नज़र के सामने कि हाँ, वरना हम पर उंगलियां उठ जाती हैं कि आप तो उनकी औलाद हैं, आप तो बचपन से देख रहे हैं, फिर आपका ऐसा कैसे डांस हुआ, या आप 19-20 का कैसे फर्क हुआ, 15-20 का चाहिए होता है। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे आप बनारस घराने से बता रही हैं, 13th आपकी जनरेशन है, तो आप घराना आराम से स्विच कर सकते हैं या उसमें होता है कि अरे आप तो बनारस घराने से थे, फिर ऐसा लखनऊ कुछ में नहीं क्यों? है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बंदिशें हैं कि आप बनारस घराने से हैं तो आप, अब जैसे मेरे पिताजी, उन्होंने तीनों घरानों का उनको ज्ञान था। उन्होंने उनकी जो शिक्षा शुरू हुई थी वो बनारस घराने से हुई थी। उसके उपरांत राम नारायण मिश्र जी उनके प्रथम गुरु थे, जिन्होंने उनको जयपुर की शिक्षा दी। उसके उपरांत मेरे पिताजी बिरजू महाराज जी के पास गए, जिनसे उनको लखनऊ घराने की शिक्षा प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं उनको तीनों घरानों का ज्ञान था। और समझिए, मेरे पिताजी को कभी भी मेरे दादाजी ने ये नहीं बंदिश में रखा कि तुम ये नहीं करो। उन्होंने अपना घराना चेंज किया, उन्होंने नृत्य किया। हमारे खानदान में नृत्य नहीं करते थे लोग। अच्छा। हमारे यहाँ म्यूजिक में चलते थे, गायन वादन, लेकिन नृत्य नहीं करते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, उनका ये सोचना था, वो 8 साल के थे सिर्फ, तभी वो उनको, मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने गोद दे दिया था राम नारायण मिश्रा जी को, उनके गुरु जी को। तो मेरे पिताजी कहानियाँ बताते थे कि सुबह 3 बजे मेरे पिताजी को वो उठाते थे उनके गुरुजी और रियाज करने को कहते थे। तो मेरे पिताजी 3 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे, नाश्ता करते थे, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रियाज करते थे, फिर खाना खाते थे, फिर 4 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे, फिर रात का खाना खा के सो जाते थे, फिर 3 बजे उठते थे। तो इस तरह की मेहनत। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बंदिश कभी नहीं थी कि आप इस घराने को बदल नहीं सकते, या आप अपना, सबके लिए खुली चॉइसेस थी, लेकिन जिसमें भी आप जाइए उसी मेहनत की तरह करिए, उसको अपना घराना बनाइए। कि आप अगर उसमें गए हैं तो फिर उसके अंदर घुसना है आपको। इसीलिए हमेशा हर चीज़ के आगे ना लगाया गया है, गा ना। अगर गा तो फिर जम के गा, मेहनत से गा, वरना मत गा। पढ़ ना, पढ़ तो फिर मन लगा के पढ़, वरना मत पढ़। बजा ना, नाच ना। ये नई बात पता चली मुझे। तो इसीलिए सबके आगे ना लगाया गया। ये सब मेरे पिताजी हमें बताते थे, उनकी ही शिक्षा है, उनके ही शब्द हैं। तो कुछ गलत हो तो मुझे छोटा समझ के क्षमा करिएगा। नहीं नहीं, अच्छा सारा उनका। हाँ। बहुत ही, मुझे भी आपसे बात करके बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही है, जैसे कि ना वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए बड़ा नया है। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि पिताजी सुबह 3 बजे उठ जाते थे, ये तो हुई उनकी बात। जब आपने गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखना शुरू किया तो आपका क्या रूटीन था? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है।
मेरी स्टोरी ये थी कि मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बदमाश थी। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भैया अनुज भैया हैं, जो कि पंडित अनुज मिश्रा जी, जो कि अभी विख्यात कथक नृत्यांग हैं, और मेरी बहन जो कि बहुत खूबसूरत नृत्यांगना है, वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं, स्मृति मिश्रा जी। और मैं सबसे छोटी थी, तो जो सबसे छोटा होता है वो बहुत बदमाश होता है यूजुअली। तो मैं हमेशा बदमाशी करती थी। मेरे पिताजी होने के बावजूद वो मुझे सबसे पीछे खड़ा करते थे, क्योंकि मैं डांस बहुत ख़राब करती थी। सबसे पीछे क्लास में खड़ा करते थे और मैं पीछे ही के दरवाजे से भाग जाती थी। उनको पता भी नहीं चलता था कि मैं भाग जाती थी, और मैं भाग के अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ और पतंग उड़ाने चली जाती थी। ये सब मेरी हरकतें थी। मुझे डांस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इवन मैं स्टेट लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी थी, मैं जीत चुकी थी, क्योंकि वो आ जाता है ना, बचपन से डांस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीन्स में हमारे आ जाता है वो चीज़। तो खानदान का कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। तो मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट बन गई थी, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं आया था। जब इंटरेस्ट नहीं आया था तब आपने गोल्ड मेडल जीत लिया था। इंटरेस्ट आ जाता तो आप क्या करती? तो उसके बाद मैंने बहुत काम किया। देश विदेश हर जगह मैंने काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और उस वक्त समर वेकेशंस हुए थे, तो पापा ने अपने सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दिया था। लेकिन सडनली उनका एक कॉन्सर्ट आ गया था, जिसमें उनको अपने सीनियर डिसाइपल्स को परफॉर्म करवाना था। तो उसमें एक लड़की की कमी हो रही थी। अब अनुज भैया, मेरी दीदी, बड़े बड़े जितने भी पापा के स्टूडेंट्स थे, वो परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरी हाइट थोड़ी जल्दी बढ़ गई थी, तो मेरे पापा ने कहा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो जब मुझे ढूंढा गया, मैं तो घर पे थी नहीं, मैं तो दोस्त के अपना पुलाव खा रही थी, ठीक है, घूम रही थी पार्क में। वो पार्क में झूले वूले नहीं लग जाते हैं, तो उसमें झूले में घूम रही थी मैं झूल रही थी। तो मेरी दीदी आई, मुझे कान पकड़ के लेके गई घर। मैं गई तो पहले तो मुझे डंडे पड़े। उसके बाद कहा कि तुमको प्रोग्राम में डांस करना है, तुम रियाज करना शुरू करो और चलो इन लोग के साथ प्रैक्टिस करो। अच्छा ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लिया। फिर डांस तो करती ही थी, ऐसा कभी नहीं था कि मैं डांस नहीं करती, बट इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो नहीं कि लगन, डांस मेरा उस वक्त प्यार नहीं था, डेडिकेशन और डिवोशन नहीं था। तो अब जब मैंने वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह किया, ठीक है, उसके बाद अगले दिन मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया और सब में मेरी बड़ी बड़ी फोटोज, और मैं को ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इंटरेस्ट। और जब मैंने वीडियो देखा तो मैं बहुत सुंदर लगी थी। वो तैयार व्यार होके प्रॉपर गेटअप लेके, ज्वेलरी पहनने को मिला था, बड़े लोग वाला लहंगा पहनने को मिला था। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें पेपरों में, सारे पेपरों में मेरे नाम आ गया, सब में मेरी फोटो आई इतनी अच्छी अच्छी सी, ये वो। तब फिर मैंने कहा अब मुझे मेहनत करनी चाहिए, मैं जब इतनी अच्छी सी लग रही हूँ तब तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं करना शुरू कर दिया। फिर मैं अच्छे से मेहनत करती थी। फिर 2012 में मेरे पिताजी को मल्टीपल माइलोमा पता चला कि उनको है कैंसर है, बोन मैरो कैंसर। फिर मेरी दीदी की शादी हो गई। अच्छा, तब तक छोटे बच्चे पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि क्या कर रही है, या इतना बातचीत, पेरेंट्स इतना कनेक्टेड बड़े से होते हैं तो छोटे से इतना नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल और ये सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। तब दीदी की शादी हो गई। मेरे भैया फॉरेन टूर्स के लिए काफ़ी वो जाते थे, क्योंकि कैंसर, एक आर्टिस्ट के लिए कैंसर का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भैया भी बहुत काम करने लगे। फिर अब जब मैं पापा से कनेक्टेड हुई उस समय, तो वो जो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, जो मतलब इतने ज़्यादा वो एनर्जेटिक और इतने अपने काम के लिए पैशनेट थे कि शायद मैं उनके धूल बराबर भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। उनके पैर की धूल बराबर भी मैं हो जाऊं तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगी। कि उन्होंने बोन मैरो का, जब उनका टेस्ट हो रहा था, तब उन्होंने बोन मैरो के ऊपर कुछ टुकड़े परन बनाए थे कि ऐसा लग रहा है मुझे धा 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 धगे धगे तटे धान धगे तटे ऐसा पेन हुआ है कुकी। तो मैं उनका जब बोन मैरो होके आया तो वो मैंने कॉटन ऐसे दबा के रखा हुआ था वो पीछे, तो वो मुझे परन उस वक्त सिखा रहे थे। तो उनकी औलाद होने का बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो मुझे ट्रेनिंग दी वो बहुत डिटेल वाली ट्रेनिंग दी। बहुत कम सीखा लेकिन बहुत अच्छा सीखा उनसे, और वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उनका आशीर्वाद, वो उनका सिखाना, ये सारी चीज़ें। ये तो बात हुई उस सफ़र की जो आपने तय किया। उसके अलावा आपके फॉरेन टूर्स भी बहुत हुए, और
अगर भारत की संस्कृति, लोक कलाओं और हमारी सभ्यता की बात की जाए तो आजकल ये बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों का चार्म और इसे देखने का जो शौक़ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपको क्या वजह लगती है जो इस वक्त रिकॉग्निशन मिली है हमारी कलाओं को, उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन, व्हाट आई फील। क्योंकि कलाकार तो हमारे पहले के जो थे वो तो उस जैसे तो हम लोग उनके जैसे नहीं बन पाएंगे, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन कलाकार तो बहुत थे, लेकिन एजुकेशन हमारे भारत में इतनी नहीं थी। और दूसरी चीज़ हमारे इस एरिया में तो और कम थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी ने, बिरजू महाराज जी ने बहुत इसको फैलाया, बहुत फैलाया। उसके अलावा जब हम लोग भी जब जाते थे तो हम लोग कैसे जाने लगे, जब हम लोग की एजुकेशन हुई, हमने पढ़ा, हम आगे बढ़े, हमने जाना कि हम कैसे जा सकते हैं। मेरे भैया ने बहुत मेहनत की इसको ले जाने के लिए। प्लस जब मेरे भैया परफॉर्मेंस करने लगे तब लोगों को पता चलने लगा कि डांस एक्चुअली क्या है, ये कला है क्या चीज़। तो जैसे जैसे डेवलप हुए, अब जैसे सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो जब बड़ी है, लोगों ने जाना है, लोगों ने पढ़ा है, समझा है, तभी वो चीज़ यहाँ आ पाई। उसी तरह से जब यहाँ के लोगों ने पढ़ाई किया, आगे बढ़े, मेहनत किया, तब धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने जाना कि फॉरेनर्स ने जब देखा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा नहीं था, वो तो बॉलीवुड तक एक सीमित थे। बॉलीवुड, शाहरुख खान सबको पता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता। कहीं ना कहीं बैकड्रॉप भी कह दीजिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कल्चर की चीज़ों को यहाँ के लोगों को इतना नहीं पता है, तो हम उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्टेप्स थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ने की कोशिश किए, आगे बढ़ने की वजह से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। जब वहाँ पहुँचे तब उन लोगों ने हमारे कला को देखा। इतनी ताकत है हमारे कला में, हमारी संस्कृति में, कि जब उसको सोचिए वहाँ के लोग क्या समझेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। मैं चाइना गई थी, चाइनीज़ को तो इंग्लिश भी नहीं आती। जब वहाँ पे मैंने उनके बच्चों को सिखाया तो उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के, और मैंने उनको यहाँ का जमुना के तट पर नाचत कन्हैया, और वो बोल रहे थे, अमेजिंग, समझ के बोल रहे थे। तो ये ताकत है हमारी संस्कृति की। बेशक भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है, और चाहे वो कला हो, और वो हमेशा रहेगा, वो हमने हर तरफ फैलाई है। इनफैक्ट योग की अगर हम बात करें तो योग से जुड़ता है लव्स फिटनेस। और आपको क्या लगता है कि कथक का फिटनेस से क्या ताल्लुक है? जैसे आजकल अमूमन जो इसका चार्म बढ़ा है स्पेशली फीमेल्स में, वो इसको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों से जोड़कर चल रही हैं। एग्जैक्टली। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो एकाग्र होता है, वो एक जगह पहुंचता है, एक सुकून मिलता है जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। यही चीज़ जब हम कथक में रियाज करते हैं, मैं जब भी रियाज करती हूँ घुंघरू बांध के, उस घुंघरू का नाद, उसकी ध्वनि, वो मुझे मेडिटेशन की ओर लेके जाती है। वो मेरे लिए मेडिटेशन है, और वो मुझे सुकून मिलता है, मेंटल हेल्थ मिलती है मुझे उससे। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, तो मैं रात भर जगती थी, ये करती थी, वो करती थी, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी तब मैं रियाज अपना शुरू करती थी। और जब मैं रियाज शुरू करती थी मुझे लगता था मैं किसी और दुनिया में हूँ, मैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है रियाज करने से। क्या बात है। जब भी आप कभी भी आप गाना सुनती होंगी जो बहुत मधुर गाना होता है, वो क्यों सुकून देता है? म्यूजिक क्यों सुकून देता है? वो हमारे दिमाग को बहुत सुकून देता है, वो मेडिटेशन की ओर लेके जाता है। जब भी हम इबादत करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम भजन गाते हैं, हम भक्ति करते हैं, क्या होता है उससे? हमारे दिमाग को सुकून मिलता है। उसी तरह कथक जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग को सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है। वो भी एक तरह का मेडिटेशन है हमारे लिए। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदे की भी चीज़ है, और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है फ़ायदा तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये। करेक्ट। हमारे कला को, हमारी संस्कृति को बचाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें अपने बच्चे के अंदर क्या डालना है।
हमें उसे क्या, अब आप जानते हो ना और कि मोबाइल से इतर आप उसको पिज्जा बर्गर खिला के क्या बनाना चाह रहे हो और आप उसको दाल रोटी और ताकत की चीजें खिला के क्या बनाना चाह रहे हो। यही फर्क है शास्त्रीय संगीत नृत्य में और बाहर के संगीत नृत्य में। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाहर की चीजें बुरी हैं, लेकिन जो वो जो मिक्स एंड मैच वाली चीजें फ्यूजन्स की बात कर रही हैं आप वो फ्यूजन्स कहीं ना करती कहीं हैं? मैं फ्यूजन्स बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी फ्यूजन की चीजों को उसके स्वरूप को मरने नहीं देती हूँ। मैं कभी उसके स्वरूप को नहीं मरने देती हूँ। अगर मेरा कथक नृत्य जब मैं कर रही हूँ तो मैं उसके स्वरूप को नहीं मरने दूंगी। जैसे अभी आपने बात की, हम कथा कहे सो कथक। बिल्कुल। अगर हम तीनों घरानों की बात करें, जैसे जिसमें आता है राजस्थान घराना, जयपुर घराना बनारस घराना और लखनऊ घराना। तो आप जब इनका क्या इनका फ्यूजन सोचा जा सकता है, या फिर आप जब परफॉर्म करती हैं तो क्या बनारस घराने के स्टेप्स और लखनऊ घराने के स्टेप्स मर्ज करती हैं आपस में? एक्चुअली मेरा जो स्टाइल है मेरे पिताजी का, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि हम अर्जुन मिश्रा जी घराना नाचते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके देखिए लखनऊ में ग्रेस है, खूबसूरती है, नज़ाकत, नफासत। और बनारस के जो बोल हैं वो बड़े ही अच्छे, जिसमें कविताएं आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, बड़े ही अच्छे खड़े बोल हैं। और जयपुर की जो तैयारी, तो मेरे पिताजी तैयार भी बहुत थे। अच्छा। उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। बनारस तो हमारे खून में ही है, हम तो उस घराने के हैं, तो वो तो आएगा ही। और लखनऊ की नज़ाकत, नफासत वो महाराज जी से सीखने के लिए। सोचिए मेरे पिताजी का जब वो कथक केंद्र गए थे तो उनका 3 घंटे इंटरव्यू हुआ था। तो कुमुदनी लाखे जी ने पूछा उनसे, पद्म भूषण कुमुदनी लाखे जी ने पूछा उनसे कि ये बताइए, आपको सब तो आता है, आप यहाँ आए क्यों हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं? इतनी देर आपने डांस किया, आपको हर चीज़ तो आती है, आप क्या सीखने आए? तो मेरे पिताजी ने कहा, जो महाराज जी थई तता करके खड़े होते हैं, मैं वो सीखने आया। तो उनका जो तैयारी था, जो उनका डांस स्टाइल था, वही हम डांस स्टाइल करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे डांस में तैयारी, ग्रेस और वो बनारस के बोल, वो तीनों चीज़ आपको का समावेश होता है। इसके अलावा अभी जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस इस वक्त अवेलेबिलिटी है, बड़े आराम से आप चाहें तो आप सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन सीखने में और ऑनलाइन सीखने में किसको प्रेफरेंस दें? जो पेरेंट्स हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं, देखिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन की बात ही अलग होती है, क्योंकि आपको गुरु का एक एक अंग, एक एक आँख, एक एक नाक, मुंह, हर एक चीज़ आपको दिखाई देता है। आप उसके बाल से लेकर उसके नाखून, पैर के नाखून तक आप उनको सीख सकते हैं देख के। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि अगर आप ऑफलाइन नहीं सीख सकते तो फिर ऑनलाइन का क्या फ़ायदा? ऐसा कुछ नहीं। आप ऑनलाइन में हो सकता है 100 में से 70% सीख पाएंगे। जैसे ऑफलाइन में आप 100 में से 100 सीख सकते हैं, तो उसमें से 70, लेकिन आप सीखेंगे तो कम से कम। और नहीं से हाँ बेहतर है, नहीं से हाँ बेहतर है। तो मुझे लगता है, और हाँ नहीं, कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक, अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा ही। अगर आपका गुरु नहीं उस मन से सिखा रहा है आपको, उस तरह से नहीं, क्या होता है कि हम स्टूडेंट की जो लॉयल्टी चाहते हैं, वो गुरु भी तो अपनी लॉयल्टी देता है ना। वो लॉयल अपने बच्चों के साथ, गुरु भी तो उतनी ही लॉयल्टी के साथ सिखाता है। तो अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया है तो आप उससे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और उसी मेहनत से वो गुरु आपको सिखाएगा और उसी मेहनत से आप उसको सीख सकते हैं। तो इस वक्त आपको जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और जो कथक सीखना चाहते हैं, वो किन किन प्रिपरेशंस के साथ वर्कशॉप को ज्वाइन करें या क्लासेस को ज्वाइन करें? सबसे पहला स्टेप कि ज्वाइन करें। दूसरा स्टेप, बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए भागे मत। फ्लाइट पकड़ने वाला बहुत जल्दी उतर जाता है फ्लाइट से। जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे ऊपर तो असली मेहनत से जाओगे। तो आजकल की दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। बहुत जल्दी नाम होगा, बहुत जल्दी नाम खत्म होगा। मेहनत से करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। फ्लाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कला बहुत गहरी है, ये समुद्र है, जितना अंदर डूबोगे और गहरा होता जाएगा। क्या बात है। तो इसी बात के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अभी फ़िलहाल इस कार्यक्रम से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ कार्यक्रम विदुषी में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।